नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी डोमेन के टॉप 100 पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। मोस्टली ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2024 और 2023 के जो एग्ज़ाम हुआ है आपका उससे लिए गए हैं, है ना। तो इसको हम डिटेल में करने वाले हैं, है ना, पूरे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम टॉप 100 पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे। लेकिन बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना है, एक डिस्क्लेमर है कि जो मालवीय एकेडमी पे क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। 18 मार्च से इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल तक आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें डिटेल्ड आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बुकलेट दी जाएंगी, चैप्टर टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बाद में टेस्ट सीरीज आएगी वो सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप मालवीय एकेडमी का जो चैनल है उस पर विजिट करें, मालवीय एकेडमी के ऐप पे आएँ और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं जिनसे आप आगे अगर आपके दिमाग में मन में कोई क्वेरी होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर। कौन सा ऐसा बंदरगाह है इंडिया में जो लैंड लॉक्ड है, भू अवरुद्ध है। तो जो हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वो क्या है, वो भू अवरुद्ध है। मतलब क्या है, यहाँ पे बंदरगाह है और ये तीन तरफ से कैसे जुड़ा हुआ है, रॉक से घिरा हुआ है, चट्टानों से घिरा हुआ है और एक रॉक कट चैनल है जिसके माध्यम से जो शिप्स हैं वो यहाँ से जो सी है उसमें कनेक्ट होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कौन है, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो क्या है, वो लैंड लॉक्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन। ऐसा कौन सा बंदरगाह है इंडिया में जिसमें हम सिल्ट के संचयन की समस्या है। सिल्ट मतलब जो गाद होती है, मिट्टी है, अवसाद है, वो जमा हो जाता है। तो कोलकाता पोर्ट इंडिया में ऐसा है जहाँ पे सिल्ट एक्यूमुलेशन की समस्या पाई जाती है। और ये कहाँ पे स्थित है, आपको ध्यान में रखना है कि जो हुगली नदी है, हुगली नदी पर ये स्थित है ना। तो ये क्या है, एक रिवराइन पोर्ट है, एक रिवराइन पोर्ट है, मतलब नदी पे स्थित बंदरगाह है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब ओपेक, ओपेक जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो कहाँ पे मुख्यालय भैया, वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। हालांकि जो आपका नया सिलेबस है उसमें से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्थानीय संगठन होते हैं, वो हट चुका है। अब आपको केवल एक संस्थान पढ़ना है, वो क्या है, वो है WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है। बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपके सिलेबस से हट गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको हम गैट भी कहते हैं, ये WTO में कब ट्रांसफॉर्म किया गया। मतलब गैट से WTO विश्व व्यापार संगठन कब बनता है। तो 1995 में गैट को हमने क्या किया, एक स्थानीय, एक परमानेंट बॉडी बना दिया और जितने भी डिस्प्यूट होते हैं व्यापार से संबंधित डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, वो कहाँ पे जाते हैं, वो WTO में ही जाते हैं। तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1995। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, पायकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वॉज बिल्ट इन। ये जो पायकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये कब बनाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कब बनाया गया था, 1932 में इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया इज अबाउट क्यूबिक किलोमीटर। भारत में जो कुल उपयोगी जल संसाधन है वो लगभग कितने घन किलोमीटर हैं। ये इसका आंसर क्या होगा, तो लगभग 1122 घन किलोमीटर भारत में ऐसा वाटर है जो यूटिलाइजेबल है। इसमें हम ग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल है, उसको भी शामिल करते हैं और जो सरफेस वाटर है, जो सरफेस वाटर है, उसको भी शामिल किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ लाया जाता है, डोमेस्टिक यूज में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूज में, उसमें इसको लाया जा सकता है। तो कितना है, 1122 क्यूबिक किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड इन इंडिया इन। पहला जो रेडियो प्रोग्राम है वो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कब किया गया था, 1923 में। कहाँ से, बॉम्बे से। कहाँ से, बॉम्बे से। और किस संस्था के द्वारा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला है, कैनबरा वॉज प्लान्ड बाई। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है उसको कब प्लान किया गया था, ये पूछा गया है। तो कब किया गया था, 1912 में। वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन जो है इन्होंने प्लान किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, मैच करना है आपको, उधर उपागम दिए गए हैं और इधर उनके फीचर दिए गए हैं।
तो पहला कहता है एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियरल स्कूल और पोस्ट मॉडर्निज्म। इनको आपको इनके फीचर से मिलाना है। इधर क्या है, हाउ एंड व्हाई इट इज डिफरेंट, ये किसका फीचर है, ये है क्षेत्रीय विभेदन का, कि दो इलाके आपस में क्यों और कैसे अलग होते हैं। तो ए का क्या होगा, पहला हो जाएगा, है ना। तो ए का पहला किसमें है, 3 में ए का पहला है, बाकी हम काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, है ना। इसमें हम ज्योग्राफी को साइंटिफिक बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बी का क्या होगा, बी का दूसरा होगा, तो ये हो सकता है और तीसरा हो सकता है, दूसरे को हम काट देंगे। अगला है बिहेवियरल स्कूल, इसमें क्या कहा गया कि जब हमें डिसकॉन्टेंटमेंट होता है, असंतोष फैलता है, किससे, क्वांटिटेटिव नेचर से, तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट का जन्म होता है। तो सी का तीसरा होगा, किसमें है, इसमें सी का तीसरा है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। और जो उत्तर आधुनिकवाद है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसमें किस पे फोकस किया गया है, उसमें फोकस किया गया है लोकल कॉन्टेक्स्ट पे, कि हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। तो डी का चौथा हो जाएगा। तो ए जो विकल्प है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो गहन निर्वाह कृषि है उसकी विशेषताओं के बारे में आपको पहचान करनी है। पहला कहता है लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो सही है, जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण भूमि जो छोटे होते हैं, ये सही बात है। अगला है कि फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, ये तो सही है कि जो किसान होते हैं वो फैमिली लेबर की मदद से खेती करते हैं, ये भी सही है। तो ए और बी सही हैं। फिर अगला है फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, खेत की खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भी किया जाता है, ये भी सही है। और तो लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, द यील्ड पर यूनिट एरिया इज लो बट प्रोडक्टिविटी पर लेबर इज हाई, मतलब जो प्रति इकाई क्षेत्र की उपज है वो कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति श्रमिक जो है वो उत्पादकता अधिक है। ये विकल्प गलत है, जबकि उल्टा होना चाहिए। क्या है, प्रति इकाई जो उपज है वो ज्यादा है, लेकिन प्रति लेबर जो उपज है वो कम होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जहां पे डी हमें दिखेगा वो हम काट देंगे, बाकी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही है, ए बी सी ओनली, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल रीजन्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। आपको इन इलाकों को कहां से कहां तक लगाना है, इक्वेटर टू पोल लगाना है, भूमध्य रेखा से ध्रुव के बीच तक लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमको पता है इंडोनेशिया जो इलाका है वो कहाँ पे पड़ता है, वह इक्वेटर के पास पड़ता है, और यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि हमें भूमध्य रेखा से पोल की तरफ लगाना है। उसके बाद क्या आएगा, चाय के बागान, टी प्लांटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, तो सी आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन द प्रेरीज, जो प्रेरी के घास के मैदान है वहां पे जो वाणिज्यिक अनाज की खेती है वो आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, रिएंडर रियरिंग बाय द एस्किमो, एस्किमो के द्वारा जो हिरन पालन होता है ना, जो रिएंडर होते हैं, है ना, उनका। तो डी सी ए बी जो है वो सही है, डी सी ए बी जो दूसरा विकल्प है वो सही है ना, दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अरेंज द फॉलोइंग एज पर द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है उन स्टेजेस में इनको लगाना है। तो पहला कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ये तो हमको पता है, ये पहली स्टेज में होता है, तो सबसे पहले यही आएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डेथ रेट बहुत तेजी से डिक्लाइन होता है और बर्थ रेट हाई ही रहता है। तो हम देखते हैं किसमें है, तो बी कहता है फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट मॉर्टेलिटी डिक्लाइंस एट अ फास्टर पेस, मतलब जो जन्म दर है वो हाई है लेकिन मॉर्टेलिटी बहुत तेजी से कम होती है, तो फिर बी आ जाएगा। तीसरा कहता है फर्टिलिटी डिक्लाइंस एट अ फास्टर पेस बट मॉर्टेलिटी डिक्लाइंस ग्रेजुअली, मतलब मॉर्टेलिटी जो है वो एक स्तर पे आके रुक जाती है और फर्टिलिटी जो है, जो जन्म दर है वो तेजी से कम होता है। तो क्या आएगा, तो सी आएगा। और बाकी बचा वो फिर डी जो है वो लास्ट में आ जाएगा, जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हो जाते हैं। तो ए बी सी डी जो विकल्प है वो सही है, ए विकल्प जो है वो आपका सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है दो कॉलम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है ना। तो पहला क्या है, स्टेशन है, तो इधर स्टेशन दिए गए हैं, इधर किस रेलवे पे पड़ेंगे वो दिया गया है। पहला है चिता, चिता कहाँ पे पड़ेगा हमको पता है, ये पड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे पे, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड कहाँ पे है, ए का थर्ड 2 में है और 4 में है ना, बाकी सब हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। विनिपेग कहाँ पे पड़ता है हमको पता है, विनिपेग कनाडा में है और ट्रांस कैनेडियन हाईवे पे स्थित है, तो बी का चौथा हो जाएगा। बी का चौथा किस में है, दूसरे में बी का चौथा है, मतलब जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। ब्रोकन हिल जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है रेलवे है उस पर पड़ता है, और
शिकागो जो है वो यूनियन पैसिफिक रेलवे पे पड़ता है ना। तो जो बी विकल्प है, दूसरा विकल्प है, वो सत्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला है अरेंज द फॉलोइंग कॉपर माइंस इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, उत्तर से दक्षिण की दिशा में इन माइंस को लगाना है। तो क्या होगा, तो हमको पता है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे उत्तर में खेतड़ी स्थित है तो सी आ जाएगा, फिर अलवर है तो ए आ जाएगा, फिर क्या है, फिर भीलवाड़ा है तो बी आ जाएगा, और सबसे दक्षिण में उदयपुर स्थित है तो डी आ जाएगा। तो सी ए बी डी जो विकल्प है वो सही है, मतलब जो चौथा ऑप्शन है वो आपका वो सही है, चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अरेंज द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू प्रेजेंट डे, मतलब आज़ादी के बाद से अभी तक जो कृषि में विकास हुआ है उसको आप चरणों में लगाना है आपको। कैसे आप लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या हुआ था, हमको पता है गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो है 1960 में ये आया था, तो सबसे पहले सी आता है, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तो ए आता है, फिर एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग जो कृषि जलवायु नियोजन है इसकी शुरुआत होती है 1988 के आसपास, और फिर सबसे लास्ट में जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये आता है लगभग 2010 के आसपास, है ना। तो डी है, तो सी ए बी डी जो है वो सही जवाब है। तो पहला जो विकल्प है वो सत्य है ना, पहला जो विकल्प है वो सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपको इधर एनर्जी टाइप दिया गया है, इधर किस इलाके में ये है ना, वो दिया गया है। तो क्या है, पहला है न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी ये कहाँ पे पाया जाता है, हमको पता है तारापुर में क्या है, न्यूक्लियर प्लांट है महाराष्ट्र में, तो ए का तीसरा होगा। तो किस में है ए का तीसरा, दूसरे में है, तीसरे में है, बाकी पहला और चौथा जो है वो हम काट देंगे। फिर विंड एनर्जी है, ये कहाँ पे होगा, गुजरात और राजस्थान में, तो बी का पहला हो जाएगा, तो मतलब दूसरा विकल्प जो है वो सही है। तो कभी कभी आप केवल एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी जवाब निकाल सकते हो, है ना, तो इससे आपका टाइम बचेगा। फिर टाइडल एनर्जी कहाँ पे है, तो पश्चिमी तट पे है, हमको पता है वहाँ पे बहुत उसके संभावनाएं हैं, तो सी का दूसरा है, और जियोथर्मल कहाँ पे है, मणिकरण है ना, तो डी का चौथा हो जाएगा, तो बी विकल्प जो है वो सत्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लैंड डिग्रेडेशन, जो भूमि का क्षरण होता है उसके बारे में क्या कथन सत्य हैं। पहला कहता है ऑल डिग्रेडेड लैंड्स आर वेस्टलैंड, सभी अवगमित या जो क्षरित भूमि है वो बंजर भूमि है, ये गलत है। कभी कभी कुछ डिग्रेडेड लैंड होते हैं जिनका कुछ ना कुछ उपयोग किया जा सकता है, तो ये जो है ये गलत है। तो जहाँ पे ए होगा उसको हम काट देंगे, बाकी सही हैं, बाकी सही हैं, तो बी सी डी जो है विकल्प वो सही हो जाएगा। तो आप एक विकल्प भी, एक स्टेटमेंट या एक कथन ऐसे क्वेश्चंस में अगर एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये टेक्निक भी आपको सीखनी है ना, ये टेक्निक भी आपको सीखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइन वाटरवेज, एक राइन जलमार्ग है, इसके बारे में क्या कथन सही नहीं है ना। तो पहला कथन कहता है यह 700 किलोमीटर तक नौगम्य है, ये तो बात सही है, हमने पढ़ा है। अगला है कि यह एक समृद्ध कोयला क्षेत्र से होकर बहता है, ये भी हमको पता है ना, एक जो समृद्ध कोयला क्षेत्र है वहां से होकर ये बहता है, ये हमने पढ़ा है। कौन सा कोयला क्षेत्र है, रूर है जर्मनी में, है ना, ये हमने पढ़ा है। अगला है ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलोग्ने, है ना, कोलोन तक पहुंच सकती हैं, ये भी सही है। और लेकिन चौथा जो स्टेटमेंट कहता है कि ये जो नदी है ये कहाँ बहती है, ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस और रूस के क्षेत्रों को जोड़ता है, ये गलत है। रूस नहीं होगा, रशिया नहीं है, रशिया कहाँ है, रशिया ईस्टर्न पार्ट में है ना, जबकि ये कहाँ पे है, ये पश्चिमी तट पे पाया जाता है, तो ये जो कथन है ये गलत है। तो चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इनको जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में लगाना है आपको, है ना, घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे था, हमको पता है इसमें से वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। फिर कहाँ पे है, फिर केरल में है, फिर यूपी में है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में आएगा वो तमिलनाडु है। तो ए सी बी डी जो है वो सही जवाब है, ए सी बी डी जो है वो सही जवाब है, तो दूसरा जो है वो सत्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला है यहाँ पे टाउन के टाइप दिए गए हैं, किस तरीके का टाउन है, और उनके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है। पहला कहता है इंडस्ट्रियल, मतलब औद्योगिक शहर कौन सा है, तो मोदी नगर जो है वो क्या है, वो औद्योगिक शहर होगा, तो ए का चौथा हो गया, है ना, ए का चौथा केवल इसमें है, तो यही सही हो गया है ना। फिर कॉमर्शियल कहता है, कॉमर्शियल क्या है, कॉमर्शियल सतना है ना। ट्रांसपोर्ट कौन सा है, कटनी है, और गैरिसन जो है वो मऊ है, पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हुई है ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन में यहाँ पे चौथा होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे चौथा होना चाहिए, तो क्या होगा, ए का चौथा हो जाएगा मोदी नगर,
बी का तीसरा है ना, कॉमर्शियल कौन है, सतना कॉमर्शियल टाउन है। ट्रांसपोर्ट टाउन कौन सा है, कटनी है। परिवहन नगर कौन सा है, कटनी है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और गैरिसन जो है वो मऊ है, तो डी का पहला हो जाएगा। तो तीसरा जो विकल्प है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेट्रोपोलिस। जो महानगर होता है उसके बारे में आपको सही कथन पहचानना है। पहला कहता है इट इज ऑफन द चीफ सेंटर और सीट ऑफ सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, या प्रायः किसी न किसी प्रकार की गतिविधि का मुख्य केंद्र होता है, तो पहला तो सही है। फिर है इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर, यह प्रशासनिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक केंद्र हो सकता है, यह भी सत्य है, सही बात है। तीसरा कहता है इट जनरली सर्व्स अ स्मॉल हिंटरलैंड, ये गलत है। यह आमतौर पर एक छोटे भीतरी इलाके को सर्व करता है, ये गलत है। एक बहुत बड़े इलाके को एक महानगर जो है वो अपनी सेवाएं देता है। तो जहाँ पे सी होगा वो हम काट देंगे, बाकी विकल्प जो है वो सही हैं। तो ए जो है वो सत्य है, बाकी के जो सी स्टेटमेंट था वो गलत था। आगे बढ़ते हैं, अगला है इकोनॉमिक एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पे उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। बहुत आसान सवाल है। क्वार्टरनरी क्या होगा, जो चतुर्थक क्रियाएं हैं वो रिसर्च साइंटिस्ट हो जाएगा, तो ए का चौथा, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी कौन सा है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, तो बी का पहला हो जाएगा। टर्शरी में टैक्सी सर्विस आ जाएगी, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और प्राइमरी में माइनिंग आ जाएगी, खनन आ जाएगा, तो डी का दूसरा हो जाएगा। और हमारा जो तीसरा विकल्प है वो सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तेल रिफाइनरियों के संदर्भ में आपको सही कथन को पहचानना है। पहला कहता है डिगबोई इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी, ये गलत है, मार्केट बेस्ड नहीं है। कहाँ पे आधारित है, ये फील्ड आधारित है, फील्ड बेस्ड है, जहाँ पे तेल मिलता है। तो ए जो है वो गलत है, ए काट दो भाई, बाकी सही हो गए। बी सी डी जो है वो सही जवाब है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, नुमालीगढ़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब असम में स्थित है, और जो बीना है वो मध्य प्रदेश में है। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो सत्य हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। भारत में परिवहन के संदर्भ में आपको सही जवाब देना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है अटल टनल पासेस थ्रू पीर पंजाल रेंज, सही बात है, पीर पंजाल जो श्रृंखलाएं हैं वहां से निकलती है। फिर है अबाउट 80% ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक इज ऑफ मीटर गेज, ये गलत है, मीटर नहीं है, क्या है, ब्रॉड गेज है। लगभग 80% क्या है, ब्रॉड गेज है, तो ये गलत है। फिर है द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1986, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है वो 1986 में बना था, ये भी सही है। और डी कहता है कोकण रेलवे कनेक्ट्स रोहा इन कर्नाटका, ठीक, रोहा जो कर्नाटक में है उसको कहाँ से जोड़ता है, मंगलोर इन केरला, ये गलत है, क्योंकि हमको पता है मैंगलोर कहाँ पे है, मैंगलोर कर्नाटक में है, और रोहा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो ये गलत है ना, ये विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा। तो ए और सी जो है वो सही है, तो दूसरा जो विकल्प है वो सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे पैसेज दिया गया है और आपको पैसेज से जवाब देना है, ठीक, पैसेज दिया गया है आपको उससे जवाब देना है। कहता है द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड द कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं और जो कुटीर उद्योग हैं उनको कैसे अलग किया जा सकता है, तो उनको हम जो प्रोडक्शन टेक्निक होती है, जो उत्पादन की तकनीक होती है उसके बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं। तो जो तीसरा है वो सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा एक लघु पैमाने के जो विनिर्माण गतिविधि है उसका फीचर नहीं है। पहला कहता है इट इंगेजेस सेमी स्किल्ड लेबर, अर्धकुशल श्रमिक जो होते हैं वो शामिल होते हैं, हाँ भाई ये तो सही है। फिर है इसमें रोजगार मिलता है और स्थानीय क्रय शक्ति बढ़ती है, ये भी सही है कि लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं और जो लोकल परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है, ये भी सही है। फिर है द आर्टिजन्स प्रोड्यूस गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर, ये गलत है। ये किसकी विशेषता है, ये कॉटेज इंडस्ट्री की विशेषता है, ये कुटीर उद्योग की विशेषता है, जिसमें हम घर के सदस्यों के माध्यम से क्या करते हैं, हम उत्पादन करते हैं। तो तीसरा जो है वो गलत है, बाकी के सभी जो है वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जो कुटीर उद्योग है इसके बारे में आपको कथन को पहचानना है। तो पहला कहता है यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, कॉटेज इंडस्ट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होता है, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स नहीं होते हैं, मास प्रोडक्शन नहीं होता है, बड़े पैमाने पे उत्पादन नहीं होता है। क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लोकली कंज्यूम हो जाते हैं, वहीं के गांव के द्वारा, वहीं हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो तीसरा जो है ये सही है। अगला है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट, बड़े पैमाने के जो विनिर्माण उद्योग हैं ये क्या नहीं होते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। पहला है कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, एनर्जी इंटेंसिव होते हैं, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होते हैं, पर लेबर इंटेंसिव नहीं होते हैं। तो जो चौथा विकल्प है ये सही हो जाएगा, चौथा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कौन सा कुटीर उद्योग का प्रोडक्ट नहीं है। तो भैया आप चटाई बना सकते हो, आप जूते बना सकते हो, आप बास्केट बना सकते हो, पर जो कार है ये आप नहीं बना सकते हो घर में, है ना। तो जो तीसरा है ये कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पैसेज है, क्या कहता है, अगला पैसेज है वो कहता है, आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको जवाब मिलेगा। क्या कहता है, बहुत आसान है, पीतलवाड़ ब्लॉक जो है झाबुआ में वो किस पार्ट में स्थित है डिस्ट्रिक्ट के। तो आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो पीतलवाड़ है कहाँ पे है, वो उत्तरतम जो डिस्ट्रिक्ट है वो है उत्तरतम पार्ट में स्थित है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में स्थित है। फिर है कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में रहती है। तो जो भील कम्युनिटी है वो हमें झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, अगला है द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स विच हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन झाबुआ वर फाउंडेड बाई, जो वाटरशेड डेवलपमेंट था, जो जल संग्रहण प्रणाली थी, प्रबंधन कार्यक्रम था, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। तो जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, जो ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय है, उसके द्वारा चालू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट यूज्ड बाई भील्स टू रिवाइटलाइज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, क्या जो तरीका है वो भीलों के द्वारा यूज नहीं किया गया था सामान्य संपत्ति संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो चारा क्रॉप्स है उनको लगाया, उन्होंने प्लांटेशन किया, है ना, पर उन्होंने ओपन ग्रेजिंग पे प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि खुले में चारागाह नहीं होगा, खुले में हम जानवरों को नहीं चराएंगे। तो ये जो है ये सही विकल्प है, यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो ये सही है। और उन्होंने सोशल फेंसिंग भी की थी, तो तीसरा जो है वो सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला कहता है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ मध्य प्रदेश, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, जो पश्चिमी है, जो वेस्टर्न मोस्ट क्लाइमेटिक जोन है उसमें स्थित है। ठीक, तो चौथा जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन है, क्या कहता है, Who of the following defined human geography as conception resulting from a more synthetic knowledge of physical laws governing on earth and of the relations between the living beings which inhabited, ये किस जोग्राफर ने परिभाषा दी है। तो अगर आपको बताया गया कि कहीं पे आपको फिजिकल लॉज दिख जाए, फिजिकल लॉ दिख जाए, भौतिक नियम दिख जाए, तो आपको पता होना चाहिए वो किसने दिया है, वो ब्लास्ट ने दिया है, वो विडाल डीला ब्लास्ट ने दिया है। तो ये ब्लास्ट की डिफिनीशन है, तो दूसरा जो विकल्प है वो सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला कहता है भूगोल मानवों और पर्यावरण का अध्ययन है जहां प्रकृति सर्वोच्च है, जो मानव की जीवन शैली को निर्धारित करती है। अगर नेचर सर्वोच्च होगा तो क्या बात हो रही है, तो नियतिवाद की बात होती है, तो डिटर्मिनिज्म की बात होती है। तो दूसरा जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया, एक जीवित मनुष्य बताया। तो किसने कहा था, तो जो जर्मन जोग्राफर थे, जो जर्मनी के जोग्राफर्स थे, उन्होंने स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म से तुलना की है, कंपेयर किया है। आगे बढ़ेंगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ ट्रायंगुलर शेप्ड एज सेक्स पिरामिड, कहाँ का त्रिभुज के आकार का जो एज सेक्स पिरामिड है वो नहीं है। तो बांग्लादेश का है, नाइजीरिया का है, मेक्सिको का है, पर ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। कैसा है इसका पिरामिड, इसका बेल शेप्ड है, घंटी के आकार का पिरामिड है। तो पहला जो है ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द ILO, किसने ILO ने कौन सी अप्रोच दी थी। तो हमको पता है कौन सी दी थी, बेसिक नीड्स अप्रोच, जो बुनियादी आवश्यकता उपागम है इसको दिया था। तो पहला जो है ये सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का एक स्तंभ क्या नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, क्या है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, है ना, ये 4 हैं। तो हम देखते हैं, तो इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, सशक्तिकरण है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी कुछ नहीं है। क्या होना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए था। तो जो दूसरा विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इन विच कंट्री मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज थ्रू पाइपलाइन, कहाँ पे पाइपलाइन के माध्यम से दूध को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है, न्यूजीलैंड में किया जाता है। तो दूसरा जो है ये सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट दैट डेवलप्स अराउंड अ लेक, किस तरीके का पैटर्न बनता है जब कोई सेटलमेंट झील के किनारे डेवलप होता है। तो हमको पता है कैसा बनता है, सर्कुलर, वृत्ताकार पैटर्न बनता है ना। तो चौथा जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया,
पुश फैक्टर नहीं है। पुश मतलब जो धक्का देता है, जो गंदी कंडीशंस होती हैं। तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क नहीं है। अगर कहीं पे नियमित काम की उपलब्धता होगी तो व्यक्ति कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वो पुश फैक्टर नहीं है। ये क्या है? ये पुल फैक्टर है, ये पुल फैक्टर है। तो जो दूसरा विकल्प है ये सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हेन एंड बाय whom was the first human development report published? किसने और कब सबसे पहले ह्यूमन विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की थी? तो हमको पता है 1990 में यूएनडीपी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। तो जो चौथा विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला है अमंग द फॉलोइंग विच वॉज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन 2011? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। आगे बढ़ेंगे। अगला है Which of the following states registered the highest population growth during 2001-11? 2001 से 11 के बीच में कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली? तो इनमें से अगर हम बात करें तो राजस्थान में हमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिली है। तो जो दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ढाणी। जो ढाणी होता है ये किसका उदाहरण है? तो हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ाया भी है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये क्या है? ये हैमलेटेड या पल्लीकृत। जो पल्लीकृत बस्तियां हैं, जो पल्लीकृत बस्तियां हैं उनका उदाहरण है ना। तो पहला जो है ये सही जवाब है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट टाउन? कौन एक उपनगर के रूप में डेवलप हुआ है? कोई बड़े शहर का एक छोटा सा शहर उसके आसपास डेवलप होता है, उसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं। तो कौन सा है? रोहतक है। पहला जो है ये सही है। आगे बढ़ेंगे। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट टाउन्स इन इंडिया? कौन प्राचीन शहरों का एक उदाहरण है? तो हमको पता है जो मदुरई है ये प्राचीन शहरों का उदाहरण है। यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है और ये क्या है? ये प्राचीन शहर का एक उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। अगला है बोरो, अमन और औस। ये क्या है? ये नाम क्या है? तो ये जो वेस्ट बंगाल में 3 बार चावल की खेती की जाती है उनके नाम है। तो नेम ऑफ राइस क्रॉप, तो चावल की फसल है उनके नाम ये दिए गए हैं। चलो तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51वां। क्या कहता है? द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन इज प्रीवैलेंट इन द डॉक्ट्रिन ऑफ? कहाँ पे मानव का प्राकृतिकरण हो गया है? मानव का प्राकृतिकरण कब होता है? जब मनुष्य नेचर की जो सुप्रीमेसी है, जो सर्वोच्चता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तब क्या होता है? तब मानव का प्राकृतिकरण हो जाता है। और कब होता है? जब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता है। तो जो तीसरा विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट इमर्ज ड्यूरिंग 1970s? इनमें से कौन 1970 के दशक में पैदा नहीं हुआ था, उत्पन्न नहीं हुआ था? तो हमको पता है मानवतावादी हुआ था, स्थानिक संगठन नहीं हुआ था, कल्याण हुआ था, वेलफेयर अप्रोच और रेडिकल हुआ था। तो जो दूसरा है ये नहीं हुआ था, ये 1950 और 60 के दशक में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी? जो सामाजिक भूगोल है इसका उपक्षेत्र क्या है? तो जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है ये इसका उपक्षेत्र है। इलेक्टोरल पॉलिटिकल का है, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर ज्योग्राफी? कौन लिंग भूगोल से संबंधित नहीं है? तो सोशियोलॉजी संबंधित है, डेमोग्राफी संबंधित है, वुमेन स्टडीज संबंधित है, पर एंथ्रोपोलॉजी संबंधित नहीं है। तो जो तीसरा है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? कौन सा इसमें से आर्थिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो लैंडफॉर्म फिजिकल फैक्टर है, क्लाइमेट फिजिकल फैक्टर है, मृदा जो है सॉइल वो फिजिकल फैक्टर है, पर जो खनिज है ये क्या है? ये इकोनॉमिक फैक्टर में आता है। तो जो दूसरा विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर ऑफ पीपल माइग्रेशन? पुश फैक्टर कौन सा पुश फैक्टर नहीं है? पुश मतलब धक्का देना। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल टर्माइल है, पुअर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, खराब जीवन स्तर है। लेकिन अगर क्लाइमेट अच्छा है, अगर क्लाइमेट बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा है तो व्यक्ति वहां से नहीं जाएगा। जो तीसरा है ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एजिंग पॉपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ? वृद्ध जनसंख्या कब होती है, कब होगी? जब बर्थ रेट कम हो जाएगा और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चे कम पैदा होते हैं और लोग ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। तो कब होता है? डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। तो पहला जो विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला क्या कहता है?
रिएंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। एक एनिमल होता है रिएंडर, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो हमने पढ़ा है कि जो ठंडे इलाके हैं, जो आर्कटिक और सब आर्कटिक वाले रीजन हैं, वहाँ पे पाया जाता है, और ये एस्किमो जो है वो इनको पालते हैं। तो पहला जो है ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इज अ नॉन मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर रीजन। कौन गैर भूमध्य कृषि क्षेत्र है जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाई जाती है, सेंट्रल चिली में पाई जाती है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, पर जो सेंट्रल अफ्रीका है यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो ये गलत जवाब है। चलो अगला, इज यूजुअली फाउंड ऑन स्टीप माउंटेन स्लोप। कैसा ट्रांसपोर्ट का माध्यम है जो स्टीप स्लोप पे पाया जाता है, जो खड़ी ढलानों पे पाया जाता है? तो रोपवे जो है, जो रस्सी के मार्ग से हम यात्रा करते हैं, वो क्या है? वो खड़ी ढलानों पे पाया जाता है ना? तो जो तीसरा है ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ट्रांस कैनेडियन रेलवे रन्स बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशन। ट्रांस कैनेडियन जो रेलवे है ये किसके बीच में चलता है? तो हमने पढ़ा है वैंकूवर से हैलिफैक्स के बीच में चलता है। वैंकूवर कहाँ पे है? पश्चिमी तट पे है, और हैलिफैक्स कहाँ पे? ईस्टर्न तट पे स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कनाडा के वेस्ट में क्या है और ईस्ट में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज द लोएस्ट एनर्जी कॉस्ट। कहाँ पे सबसे कम ऊर्जा लागत हमें देखने को मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है? वाटर ट्रांसपोर्ट में। कहाँ पे? वाटर ट्रांसपोर्ट, जो जल परिवहन है, वहां पे सबसे कम लागत हमें देखने को मिलती है। तो पहला जो है ये सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मीनिंग ऑफ ग्रेट सिटी। ग्रेट सिटी जी जिसे महान शहर कहा गया है, जीन गॉटमैन ने कहा है। तो हमने पढ़ा है जो मेगालोपोलिस है, ये टर्म किसने दिया था? ये जीन गॉटमैन ने दिया था। और इसको हम क्या कहते हैं? विश्व नगरी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है इसको? विश्व नगरी कहा जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड एज मस्ट फॉर हेल्दी सिटी बाय द WHO। WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन सी एक अनिवार्य शर्त नहीं है? तो पहला है सिटी के लिए कि क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ और सुरक्षित एनवायरनमेंट हो। स्थानीय जो सरकार है उसमें लोकल लोग शामिल हो, ये भी है। प्रोवाइड इजिली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज, है ना, मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ सर्विसेज हो। लेकिन मुफ्त पानी और बिजली की बात नहीं करता है कि रेवड़ी बांटते जाओ, ये बात नहीं करता है। चौथा जो है ये गलत है। अगला है अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। इनको आप बढ़ते क्रम में लगाना है। तो कैसे बढ़ते क्रम में लगाओगे? तो सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा यूरोप है इसमें, तो यूरोप हो जाएगा। फिर उत्तरी अमेरिका है तो डी हो जाएगा, फिर अफ्रीका है तो सी हो जाएगा, और फिर बी हो जाएगा। तो ADCB जो है वो सही जवाब है। तो दूसरा जो है ये सही विकल्प है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, आयु लिंग जो संरचना है उसके बारे में सही कथन बताइए। कहता है नाइजीरिया हैज ट्रायंगुलर शेप्ड। नाइजीरिया के पास त्रिकोणीय पॉपुलेशन पिरामिड है, सही बात है। ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो घंटी के आकार का है, ये भी सही बात है। फिर कहता है जापान का जो पिरामिड है उसका जो बेस है वो नैरो है ना, बेस कैसा है? नैरो है, ये बात भी सही है ना, संकीर्ण आधार है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट कहता है मेक्सिको का जो आयुलिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का है, ये गलत है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है, तो ये गलत है। तो ABC जो है वो सही जवाब है, बाकी गलत है। तो तीसरा जो विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक जो है, इसके बारे में आपको सही कथन पहचानना है। तो हमने पढ़ा है कि ये नॉन इनकम मेजर है, इसमें हम आय को काउंट नहीं करते हैं। इसमें हम एक चीज काउंट करते हैं, वो क्या है कि हमारी 40 साल तक जीवित रहने की संभावना क्या है, तो ये भी है। फिर इसमें छोटे बच्चों की जो अंडर वेट होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा नहीं होता है, जो कम वजन के होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। और फिर कहता है अक्सर मानव विकास सूचकांक मानव गरीबी सूचकांक से अधिक प्रकट करने वाला होता है, ये गलत है। हमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से ज़्यादा जानकारी मिलती है कि वहाँ पे गरीबी का स्तर कैसा है, वहाँ पे लोगों के पास संसाधन है कि नहीं है। तो डी गलत है, बाकी सही है। तो ABC जो विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो ओपेक है इसके सदस्य कौन से हैं? तो हमको पता है, सिंपल है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बाकी हैं। तो ACD जो है वो सही जवाब है। ACD जो तीसरा वाला है वो सही जवाब है। तीसरा जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको मैच करना है। यहाँ पे पोर्ट के टाइप दिए गए हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो जो ऑयल पोर्ट है वो क्या है? हमको पता है त्रिपोली जो है वो ऑयल पोर्ट है, तो A का तीसरा हो जाएगा। बाकी के जो दो बचे वो हम काट देंगे। फिर फेरी पोर्ट डोवर है,
तो बी का चौथा होगा, ये वाला विकल्प सही हो गया। नवल पोर्ट कोची है और पोर्ट ऑफ कॉल होनोलुलु है, तो डी का पहला हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपको सेटलमेंट का पैटर्न पूछा गया है और उनका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला है रेक्टेंगुलर, आयताकार कहाँ पे बनता है, तो हमने पढ़ा है जहाँ पे प्लेन इलाके होते हैं वहाँ पे आयताकार बनता है, तो जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे आयताकार सेटलमेंट बनता है। तो ए का चौथा हो जाएगा, बाकी हम काट देंगे। पहला हमने हटा दिया और चौथा हमने हटा दिया, बचे 2 और 3। फिर सर्कुलर कहाँ बनेगा, झील के किनारे, तो बी का तीसरा हो गया, दोनों में है। डबल विलेज क्या होता है, किसी नदी के किनारे किसी नहर के किनारे जो दोनों तरफ गांव बसते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दोहरे ग्राम कहा जाता है। तो सी का पहला हो जाएगा। और तीसरा जो विकल्प है वो हमारा सही है। स्टार शेप कहाँ बनता है, जहाँ पे कई सड़कें आपस में मिलती हैं, तो जो तीसरा विकल्प है ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज अर्बन पॉपुलेशन मोर देन 50% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, 50% ज़्यादा आबादी है। तो यहाँ पे जो स्टेट दिए गए इसमें मिजोरम जो है इसकी आबादी 50% से ज़्यादा है, तो जो चौथा विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला है मेन प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन ड्यू टू, जो पुरुष हैं वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में अंतर्राज्यीय जो प्रवासन की धारा है इसको डोमिनेट करते हैं। ये क्या है, किस कारण से होता है, तो इकोनॉमिक जो रीजन है, जो आर्थिक कारण है उसकी वजह से होता है, तो जो दूसरा विकल्प है ये सही है। अगला है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन पंजाब एंड हरियाणा इज, पंजाब और हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या है 850 फीमेल पर 1000 मेल से कम है ना, 850 से भी कम है। तो चौथा जो है ये विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। तो आपने देखा होगा कि डेटा बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, आपको डेटा भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड जो गुच्छित सेटलमेंट होते हैं उनका फीचर क्या नहीं है, तो पहला है कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट अप, है ना, पास पास स्थित होते हैं, सकरी बस्तियां होती हैं, सही है। फिर कहाँ पे डेवलप होते हैं, तो हमने देखा कि ये फर्टाइल प्लेन में डेवलप होते हैं, ये भी सही है, जलोढ़ मैदानों में डेवलप होते हैं। फिर पीपल जो है वो क्यों रहते हैं, तो सिक्योरिटी के कारण, डिफेंस के कारण रह सकते हैं, तो ये भी सही है। फिर इनको हम पल्ली, पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, ढाणी कहते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ये हम किसको कहते हैं, ये हैमलेटेड जो पल्लीकृत बस्तियां हैं उनको कहा जाता है। तो जो चौथा है ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन सा शहर स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ है, तो हमको पता है जो भुवनेश्वर है जो उड़ीसा की कैपिटल है, ये क्या है, ये आज़ादी के बाद इसको डेवलप किया गया है और ये प्लान्ड सिटी है, एक नियोजित बस्ती है। अगला है इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट % ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज, भारत में विश्व का कुल कितना जल संसाधन हमें देखने को मिलता है, तो कितना मिलता है, 4% मिलता है। विश्व की आबादी कितनी है भारत में, 17.5% है, और टोटल लैंड एरिया कितना है, लगभग 2.5% के आसपास है। चलो अगला है द रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री इज, जो सीमेंट उद्योग है उसके लिए कच्चा माल क्या होता है, तो डोलोमाइट और चूना पत्थर जो है वो कच्चे माल का काम करता है, तो जो दूसरा विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है द कनारी बर्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच गैस इन द सिंगरेनी कोलफील्ड, जो सिंगरेनी कोलफील्ड है, कोयले की खदानें हैं, वहां पे पक्षी है वो एक प्रकार की गैस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो वो कौन सा है, वो कौन सी गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला है द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू डेवलप मॉडर्न रोड ट्रांसपोर्ट इज नोन एज, पहला जो सीरियस अटेम्प्ट है सड़कों को आधुनिक बनाने का वो कब किया गया, तो वो नागपुर प्लान के जरिए किया गया था, नागपुर जो योजना है उसके जरिए किया गया था। तो यहाँ पे हमारी स्लाइड जो है वो ख़त्म होती हैं, बस 1 मिनट रुकिएगा, तब तक हम स्लाइड लगा लेते हैं, है ना, तब तक हम लोग स्लाइड लगा लेते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो जस्ट वेट अ मिनट। और बताइए, तब तक आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने चैप्टर्स हैं जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने चैप्टर्स हैं जो आपके बचे हुए हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं सब देखता हूँ। ठीक, सारी कमेंट मैं देखता हूँ। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने चैप्टर्स हैं जो आपके बचे हुए हैं, जो आपको करने में तकलीफ हो रही है ना, दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी हो रही है ना, ये सब आप बताना है आपको। तो हमने कहाँ तक देख लिया है, 70 क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना। चलो बाकी के 30 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देखते हैं। तो आपने पाया होगा कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फैक्चुअल हो, चाहे वो स्टेटमेंट वाला हो, चाहे वो मैचिंग टाइप हो, सारे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सब में महारत हासिल करनी है और आपको ये भी सीखना है कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। आपको एलिमिनेट करना भी आता होना चाहिए। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में होता है ऐसा ना कि हमें सब कुछ नहीं आता है, पर हो सकता है हमें दो विकल्प आते हों, हमें 3 विकल्प आते हों। तो आपको एलिमिनेट करना आता होना चाहिए और आप कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़े छोड़िए नहीं, है ना। बिना पढ़े आपको कोई छोड़ना नहीं है, ये हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। जस्ट एक मिनट। हालांकि पीपीटी वीपीटी लगाना मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है, सीखना पड़ेगा और अच्छे से। पीपीटी फाइल नॉट सपोर्टेड, फाइल डोंट से दिस। चलो ये हमने देखा, पहला जो अटेम्प्ट है वो कब किया गया था, वो नागपुर प्लान के जरिए किया गया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अटल टनल जो है ये कहाँ पे बनाई गई है, तो पीर पंजाल रेंज में बनाई गई है। हमने देखा ये क्वेश्चन 24 में भी पूछा है और ये 23 में भी पूछा है, तो मतलब हमें पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करके जाना है। तो पहला जो है वो सही है। अगला है द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन इंडिया इज, भारत में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है, तो इंडियन रेलवे जो है वो सबसे बड़ा उपक्रम है, ये बात भी हमको पता है। तो तीसरा जो है वो सही जवाब है। अगला है कि जो भारतीय भाषाओं की फैमिली है, जो लैंग्वेज फैमिलीज हैं, इनको आप बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंडो यूरोपियन, है ना, तो बी जो है सबसे पहले है, फिर द्रविडियन आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ऑस्ट्रिक, तो डी आएगा और फिर सी आएगा। तो बी ए डी सी जो है वो सही जवाब है।
BADC जो है वो सही जवाब है। तो चौथा जो विकल्प है वो सही है। अगला है, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में लगाना है तो सबसे ज़्यादा कहाँ की इसमें है, तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा है, फिर कोलकाता की है, फिर चेन्नई की है और फिर बेंगलोर की है। तो BDAC जो है वो सही जवाब है। तो दूसरा जो है वो सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अकॉर्डिंग टू देयर डेल्टा लोकेशन। उनकी डेल्टा लोकेशन के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, महानदी, फिर गोदावरी, है ना, B, फिर कृष्णा, A, फिर कावेरी, D। तो CBAD जो है वो सही जवाब है। CBAD जो है वो सही जवाब है। चौथा विकल्प जो है वो सही है। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन कम्युनिकेशन सेक्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमको पता है सबसे पहले रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग चालू होती है D में, है ना। फिर आकाशवाणी बनता है, 1923 में ब्रॉडकास्टिंग चालू होती है। आकाशवाणी 1936 में बनता है। फिर क्या होता है, दूरदर्शन आता है 1959 के आसपास। और फिर जो सैटेलाइट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 1988 के आसपास इसको लॉन्च किया जाता है। तो DABC जो है वो सही जवाब है। DABC जो है वो सही जवाब है। तीसरा जो है वो सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। आपको भूमि उपयोग कैटेगरी दी गई है, उनके बारे में सही कथन को पहचानना है। कहता है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज इंक्लूड्स लैंड अंडर सेटलमेंट, रोड, इंडस्ट्रीज। हमने पढ़ा है कि गैर कृषि के कामों में जो लैंड है वो क्या है, वो फैक्ट्री बनी हो, उस पर पेट्रोल पंप बना हो, उस पर रेलवे स्टेशन बना हो, पुलिस स्टेशन बना हो, सब कुछ आएगा, ये सही है। कल्चरेबल वेस्टलैंड इंक्लूड लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, ये भी सही है। इसके अलावा करंट फ्लो क्या होता है कि 1 साल से कम, है ना। तो वर्तमान प्रति वह भूमि है जो 1 या 1 से कम वर्ष के लिए खेती के लिए बिना छोड़ी जाती है, ये भी सही है। और फिर कहता है, नेट एरिया शोन इज ग्रेटर देन द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ एरिया अंडर क्रॉप्स ड्यू टू मल्टीपल क्रॉपिंग ऑफ द सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब इनका कहना है कि जो नेट सोन एरिया होता है, जो निवल बोया क्षेत्र होता है, उसमें हम मल्टीपल क्रॉपिंग को इंक्लूड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेट सोन एरिया में हम केवल एक क्रॉप को इंक्लूड करते हैं। और जो ग्रॉस सोन एरिया होता है, जो सकल बोया क्षेत्र होता है, उसमें हम मल्टीपल क्रॉप्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये गलत है, बाकी के सही हैं। तो ABC जो है वो सही है। ABC जो विकल्प है वो सही है। तो चौथा जो है वो सही जवाब है ना। चौथा जो है वो सही है। अगला है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। जो कपास की खेती होती है उसके बारे में आपको सही कथन पहचानना है। तो पहला है, इंडिया ग्रोज ओनली शॉर्ट स्टेपल कॉटन। ये गलत है। इंडिया में दोनों तरीके के कॉटन पैदा होते हैं, शॉर्ट स्टेपल भी और लॉन्ग स्टेपल भी। तो ए तो पहले ही गलत हो गया। ए गलत हो गया, मतलब जो चौथा स्टेटमेंट है BCD ये सही हो गया है। कॉटन जो है ये खरीफ में उगती है, इसमें स्काई क्लियर होनी चाहिए, है ना। और महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन उगाई जाती है। तो चौथा विकल्प जो है वो सही है। फिर है, यहाँ पे आपको ईयर दिए गए हैं और आपको उनके फेज बताना है कि कैसे किन चरणों में पॉपुलेशन बढ़ी या घटी है। तो 1901 और 21 में क्या होता है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, स्टैग्नेंट या स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ, है ना, बिल्कुल बढ़ती ही नहीं है। तो ए का चौथा होगा। ए का चौथा किसमें है, तीसरे और चौथे में ए का चौथा है, तो ये हम काट देंगे। बाकी 21 से 51 में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती है, पॉपुलेशन स्टडी इंक्रीज होता है। 1951 और 81 में क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो सी का पहला है, बी का दूसरा है और डी का चौथा हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा। 1981 से प्रेजेंट में क्या है, पीरियड ऑफ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या हुआ है, देखो 1951 से 81 में क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो सी का पहला होगा। सी का पहला किसमें है, दूसरा को हटा देंगे, चौथा को हटा देंगे, पहले और तीसरे में सी का चौथा है, सी का पहला है। 1981 से प्रेजेंट में क्या होता है, ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन है, ये भी सही है ना। फिर क्या होता है, 1901 से 21 में क्या है, स्टैग्नेंट, स्थिर अवरुद्ध है। तो ए का क्या होगा, चौथा होगा। ए का चौथा किसमें है, इसमें ए का चौथा है, तो तीसरा विकल्प जो है वो सही है। तीसरा जो विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑयल रिफाइनरी, और ये कहाँ पे स्थित हैं। तो बरौनी कहाँ पे है, बिहार में है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में है। कोयली गुजरात में है और बीना मध्य प्रदेश में है ना। तो मिला देंगे, ए का तीसरा है, ए का तीसरा है, फिर बी का पहला है। तो ये वाला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, जो दूसरा है ये विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग दिए गए हैं और इनको आपको मिलान करना है। तो हमको पता है वाटरवे 1 कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। तो
ए का तीसरा होगा, बाकी के हम काट देंगे तो दूसरा और चौथा बचा। फिर 2 कहाँ पे है, तो सदिया से धुबरी के बीच में है, तो बी का चौथा होगा, तो चौथा जो विकल्प है ये सही है ना। सी का क्या होगा, नेशनल वाटरवे 3 क्या है, तो कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच में है, और 4 जो है ये महानदी डेल्टा गोदावरी जो है इन पे स्थित है, कृष्णा गोदावरी पे स्थित है। फिर आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ माइनिंग इज चीपेस्ट, सबसे सस्ता खनन की विधि कौन सी है, तो हमने पढ़ा है अंडर जो ओपन कास्ट माइनिंग है, जिसको हम सरफेस माइनिंग भी कहते हैं, वो सबसे सस्ता है, क्योंकि इसमें खनिज जो है ये क्या है, ये बिल्कुल सतह पे ही मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सरफेस माइनिंग, सतही खनन के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, ये सही है, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। इट इज इजीएस्ट है, सही है। चीपेस्ट है, सही है। और सेफ्टी कॉस्ट इज हाई, ये गलत है। अगर हमें सतह पे ही खनिज मिल रहा है तो हम डीप डाउन में क्या करेंगे, जाके हम नीचे क्यों जाएंगे, तो रिस्की क्यों होगा, तो सेफ्टी कॉस्ट क्यों आएगी, है ना। तो चौथा जो है वो सही है। द डेवलप्ड कंट्रीज आर अवॉइडिंग माइनिंग इन देयर ओन कंट्रीज ड्यू टू, जो विकसित देश हैं वो खनन को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, हाई लेबर कॉस्ट होती है, इसलिए वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, अंडरग्राउंड माइनिंग पे क्या लागू नहीं होता है, तो इसमें स्पेशली डिजाइंड लिफ्ट होती हैं, गुड वेंटिलेशन सिस्टम होता है, मिनरल अवेलेबिलिटी नियर द सरफेस, ये गलत है। सरफेस के पास खनिज कैसे मिलेगा अगर अंडरग्राउंड माइनिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। और हॉलेज व्हीकल होते हैं, तो जो तीसरा विकल्प है ये सही है। आगे बढ़ेंगे। माइनिंग एक्टिविटी कम्स अंडर, जो खनन है किसके अंतर्गत आता है, तो प्राइमरी, हमने पढ़ा है प्राथमिक गतिविधि में आता है। इसके बाद एक और पैराग्राफ है, आपको पता है 2 पैरा हैं जो आते हैं। अगला है द केस स्टडी ऑन धौलाला इज बेस्ड ऑन विच यूनिवर्सल लॉ, किस यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड है जो धौलाला में केस स्टडी होती है, तो पॉल्यूटर पेज, मतलब जो पॉल्यूशन करेगा वो उसका भुगतान करेगा, इस पे बेस्ड है, तो दूसरा जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। नेम द मॉडल डेवलप्ड बाय द एनजीओ इन धौलाला, एनजीओ ने किस मॉडल का विकास किया, तो हमको पता है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, हमें इकोलॉजी जो है उसको बहाल करना है ना, फिर से रिस्टोर करना है। अगला है एट द टाइम ऑफ सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पॉपुलेशन ऑफ धौलाला, पॉपुलेशन धौलाला की पॉपुलेशन कितनी थी, तो लगभग 10,000 के आसपास उनकी पॉपुलेशन थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पिटिएबल कंडीशंस ऑफ विलेजर्स ड्यू द अटेंशन ऑफ द सिविल सोसाइटी, कौन सा साल था जब दयनीय स्थिति गांव की थी, उसमें नागरिक समाज ने अपनी दृष्टि उसमें डाली, तो 2003 में ऐसा होता है कि सिविल सोसाइटी जो है उन्होंने उस पर ध्यान देना चालू किया। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा पाइपलाइन वॉज लेड टू सप्लाई पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर को सप्लाई करने के लिए कितनी लेंथ का उपयोग किया गया था, पाइपलाइन कितनी बिछाई गई थी, तो लगभग 900 मीटर के आसपास पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई थी। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे 100 PYQ क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। आपको इनको पढ़ना है, आपको देखना है कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है ना, आपको समझना है कि आपने कहाँ पे गलत किया है और कितना सुधार करने की आवश्यकता है, आप अभी अपने में कितना सुधार कर सकते हैं, है ना। और अगर आपका कोई सजेशन होता है, अगर कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में या जो लाइव क्लास होगी उसमें, है ना। तो आप जुड़े रहिए मालवी एकेडमी के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जो जाने का सपना है उसको साकार कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।